क्योंकि एसएसबी की अगर प्रेप करनी है तो आप लिमिटेड चीजें ही हैं जो आप अकेले प्रिपरेशन कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नीड अ ग्रुप, ताकि हम चीजें डिस्कस कर पाए। या ओआईआर है, चलो आप अकेले लगा लोगे, बट पीपीडीटी का नरेशन है, डिस्कशन आप अकेले नहीं कर सकते। उसके बाद जब ये हो गए तो पर्सनल क्वेश्चंस पे आ गया वो थोड़ा सा कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर इंदौर के पास महू है जो एक कैंटोनमेंट है, तो वहां कभी गए हो क्या। एंड मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो एसएसबी के अपने एक दिन पहले मैं महू पूरा अच्छे डिटेल घूम के आया था। आई वॉज डैम श्योर अबाउट दैट कि, और मैंने पहले भी जितने लोगों से बात करी थी, वेदर इट्स रिकमेंडेड या कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट, सबका ये कहना था कि स्क्रीनिंग देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा लक का खेल है, उसमें तुम्हारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो दैट इज बिल्कुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हिस्ट्री में रेगुलर मैराथन्स लगाई जब एग्जाम का टाइम पास आया, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाए उतना ज्यादा फायदा हुआ और क्वेश्चंस का आइडिया मिला। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। Hello. Before we move forward, there is something very important that I need to share with you guys. As you know, आज का हमारा इंटरव्यू होगा यथार्थ के साथ. यथार्थ is totally from a civilian background. He has cleared his written and SSB in his first attempt. 400 से ज्यादा इसके written marks हैं. He is a student of Force Defense Academy. उन्होंने हमारे चैनल के लिए काफी वीडियोस बनाए हैं फॉर एस्पिरेंट्स. I was talking to their founder the other day, and they are starting a beautiful real-time SSB camp. It is going to be of 5 days Indore mein, from 16th November to 20th November. Do check it out. The link and all the details are in description. इस कैंप के बारे में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी. एक इसकी प्राइस और एक इसकी क्वालिटी. प्राइस इसलिए बिकॉज मात्र 2,000 रुपए में आपका रहना, खाना, सोना, असेसमेंट और फीडबैक सब कुछ इंक्लूडेड होगा. दूसरा क्वालिटी, बिकॉज इस कैंप में कोई एरा गैरा आपकी असेसमेंट नहीं करेगा. ऐसे वेटरन्स जो सालों साल जिन्होंने नौकरी की है वेरियस एसएसबी बोर्ड्स ऑल अक्रॉस दी कंट्री, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू ऑफिसर, वो इस कैंप में आएंगे और आपको टेस्ट करके आपको फीडबैक देंगे कि कैसे आप अपने में वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू योर एसएसबी. सो डू चेक इट आउट. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सारी एक्टिविटीज होंगी, स्क्रीनिंग से लेके, जीटीओ टेस्ट से लेके, साइट टेस्ट से लेके, मॉक इंटरव्यू, सब. So do check it out. The link is in description along with all the contact details. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट. इस सीजन के फर्स्ट एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं, यथार्थ. यथार्थ, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन यार. इट्स अ ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू. एंड मोर ओवर कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी विच इज इन इंदौर, जिनके साथ जिन्होंने हमारे लिए भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें, जैसे मॉक इंटरव्यूज. एंड उनका एसएसबी बैच इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट आउट. दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क. Sir, it's my honor to be invited on your show, and as I've been following it start करिए तब से, आपको फॉलो कर रहा हूँ, whether it's on Instagram, whether it's on YouTube, तो I'm थैंक really यू सो glad that मच. I'm here. Thank you so much, यार. It feels really nice कि I was able to contribute some small thing in your journey. So it feels really nice. Thank you so much. For those who don't know, he got recommended in his first attempt. ठीक है. एंड ही इज टोटली फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड. दूर दूर तक कोई आर्मी में नहीं है. एंड इसके पिताजी प्राइवेट सेक्टर में है. एंड ये इंदौर का ही निवासी है जहाँ फोर्स डिफेंस एकेडमी है. सो रिटर्न इसके 400 प्लस मार्क्स हैं. बढ़िया कन्वर्सेशन होगी, एंड तक देखिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. पहले तो यार यथार्थ, तेरे पूरा सीवी बैकग्राउंड है यार, तो कहाँ से तेरे को फौज का मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर, कहानी ऐसी है कि जब छोटा था ना तब क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनल क्रिकेट काफी खेला है, वेदर इट्स फ्रॉम क्लब, वेदर इट्स फ्रॉम स्कूल, ओह इंटर स्कूल, ग्रेट. डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेले हैं। तो हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद था, और भाई जो भी स्पोर्ट खेलते हैं हर किसी की चाह वही होती है कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है। राइट. सो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस, कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी बन गई कि स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं कर पाया आफ्टर कोविड। ओके. तो जब से कोविड आया तब से फिर स्पोर्ट्स छूट गया एकदम। एंड फिर करियर का कुछ ऐसा श्योरिटी थी नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि जेई वाली रैट रेस में मुझे पढ़ना नहीं था। एंड ओके. सेकंड थिंग कि फिर पापा ने एक ये वाली एग्जाम इंट्रोड्यूस कराई कि एनडीए करके ऐसे ऐसे एग्जाम होती है, एंड इफ यू क्रैक इट यू कैन डायरेक्टली बी द लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। So I was kind of excited कि this is nice. So after 10th, right away in my 11th, I started preparing.
सो वहां से फिर शुरू हुआ था जो भी जर्नी थी। दैट्स वंडरफुल। एंड जैसे आर्मी, तेरे फादर साहब ने सजेस्ट किया होगा तेरे को एनडीए का पेपर, सो व्हाट वाज द फर्स्ट इमेज व्हिच केम इन योर माइंड? एनडीए के पेपर की सर ऐसी कोई इमेज बनी नहीं थी क्योंकि कभी देखा नहीं था, सो दैट वाज द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एनडीए जो मुझे मिला था। एंड फिर जब उसको चेक इट आउट करा कि काफी पेपर, क्योंकि पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट पेपर वाज जो मैंने दिया था दैट वाज 2023 का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो लास्ट सितंबर हुआ था। सो उसके पहले भी काफी पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर चेक करे थे, तो आई वाज इन बिटवीन की हाँ इतना टफ नहीं आता है लेकिन काफी ज्यादा इजी भी नहीं है। सो मेहनत तो करनी पड़ेगी बट लिमिटेड, ये नहीं कि तुम सब लेके चलो, तो वैसे तो हो ही नहीं पाता है। ग्रेट। मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनका भी तेरे जैसा स्टोरी है, दे बिलोंग टू सिविलियन बैकग्राउंड्स। तो थोड़ा सा ये बता कि टू नो मोर अबाउट द आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, व्हाट ऑल डिड यू डू? तूने क्या पढ़ा, ऑनलाइन क्या पढ़ा, कोई वीडियोस देखी? कैन यू शेयर दैट? सर सबसे पहले ना, इतना इम्पोर्टेंट आर्मी के बारे में मैंने जितना पढ़ा मेरे एसएसबी में काफी उससे कम काम आया। एंड द ओके। इंटरेस्टिंग थिंग इज मुझे इंटरव्यूअर ने आर्मी रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। तो ओके, मुझसे ग्रेट। जितना पूछा मेरे पर्सनल पर्सनल पे पूछा एंड करियर अपॉर्चुनिटीज पे पूछा। एंड सेकंड थिंग, टॉकिंग अबाउट द आर्मी इंफॉर्मेशन जितनी मैंने निकाली, इट वाज सर, आज के टाइम में ऑल ऑफ थिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो एंड बीइंग अ पैशनेट एस्पिरेंट, आपको ये सब इतना ज्यादा वो पूछते नहीं है कि जो आपको बेसिक ऑलरेडी पता ना हो। एंड सर ओवर मोर उसके ऊपर हेल्प करने के लिए जो फोर्स डिफेंस एकेडमी में एसएसबी वाला बैच था, वहां पे अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं आर्मी में, जो ऑफिसर्स रह चुके हैं, वो आते थे, तो उनसे बेटर तो बताने वाला कोई है ही नहीं। एंड दोज हु हैव बीन एक्स असेसर्स आल्सो, सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट हेल्प। ग्रेट, वंडरफुल। थोड़ा इस पे आते हैं अबाउट रिटन। यू क्वालिफाइड योर रिटन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, नो सेकंड सर, अटेम्प्ट, सॉरी। सेकेंड अटेम्प्ट, यस सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट ऑल थिंग्स वेंट रॉन्ग? बिकॉज दैट वाज योर अटेम्प्ट जिसमें यू वर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ी टेंशन भी ज़्यादा होगी। एंड 12th अपीयरिंग होगी, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। व्हाट आई अज्यूम सितंबर में ये कॉमन दिक्कतें आती हैं। तो वो थोड़ा हाँ ऑडियंस के साथ शेयर कर, व्हाट ऑल टू अवॉइड, व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू डिड। सर अ वेरी ह्यूज मिस्टेक ऑफ माइन वाज, मैं मैथ्स को बहुत लाइटली लेके चल रहा था। लाइटली एज इन ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहा था, बट आई वाज लाइक कि सब कुछ कवर कर लूंगा, कैलकुलस भी कर लूंगा, ज्योमेट्री भी कर लूंगा, अलजेब्रा भी कर लूंगा, सब कुछ कवर करके एग्जाम दे के आ जाऊंगा। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज आप अगर सब कवर करने जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन माय सेकंड अटेम्प्ट, कि मैंने चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उन पे काम करा और ज्यादा, ताकि उनमें श्योरिटी आ जाए कि उनके क्वेश्चंस ना छूटे। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको एकदम बाउंड्री तक पुश कर दिया कि इसके अगर मिनिमल लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो निकल जाए बस। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस, कैलकुलस सर मैंने टच भी नहीं करा पूरे इंडिया के पेपर में, आई एम टेलिंग यू ओके। दैट। आई हेट कैलकुलस। सो मैंने कैलकुलस मुझसे होता ही नहीं है। तो ओके। इसलिए मैंने कैलकुलस जितना बना थोड़ा बहुत, जैसे डिफरेंशिएशन कुछ इजी आ गया तो वो कर दिया, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन आ गया तो डिग्री ऑर्डर वाला वो कर दिया। सो उससे ज्यादा मेरे से नहीं होता, तो दैट इज समथिंग कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो सर जीएटी मेरा शुरू से काफी अच्छा था। ऑल क्रेडिट्स टू फोर्स डिफेंस एकेडमी के टीचर्स, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो खैर इतना आता नहीं है, बट फिर अच्छा, भी हमने रिटर्न, काफी डिटेल में पढ़ा है। रिटर्न की भी तैयारी तूने वहीं से की है? हाँ सर, मैं फाउंडेशन Oh, बैच में हूँ। wonderful, wonderful, wonderful. अच्छा, so you were there for 2 years. यस सर, आई वाज। Oh, wonderful, wonderful. तो तेरा घर भी वहीं पे है, so were you staying in hostel या नहीं, मैं घर घर पे पे? ही अप डाउन करता था। Great, that's good. हाँ, so please continue यार, क्या बोल रहा था? हाँ, तो जब जीएटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था तो जीएटी में शुरू से कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। ऑल्सो कोचिंग में एक बार एक कंपटीशन हुआ था जीएटी के लिए, तो उसमें मेरी 5th रैंक आई थी आउट ऑफ Oh, 200 स्टूडेंट। जोश टाइप यार, जोश टाइप। हाँ ग्रेट। नहीं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तू पेपर देने गया सितंबर में, तो पेपर वाले दिन क्या क्या गलत हुआ विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग? सर, जब से सबसे पहले ना, जब पेपर खोला तो पहले ही क्वेश्चन कैलकुलस का था। एंड ग्रेट। एंड एक चीज होती है कि आप अगर पहला ही चीज वो देख लो जो आपने प्रिपेयर इतने ढंग से नहीं करी है, तो यू पैनिक। सो इन पैनिक आई स्टार्टेड तुक्केबाजी, यानी तुक्केबाजी में इतना, जो अटेम्प्ट नहीं करने थे वो भी करे, जबरदस्ती के तुक्के लगाए। जो मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला, प्रीवियस अटेम्प्ट जो था 2023 वाला, उसमें मैंने 68 अटेम्प्ट करे थे। एंड जो अभी जो निकला उसमें मात्र 47 करे। सो दैट्स द डिफरेंस।
ओके, वंडरफुल। एक चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैंने खुद भी एनडीए का पेपर मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। सो व्हाट आई फील ड्यूरिंग माय टाइम वाज कि 120 क्वेश्चंस में से आपको 120 नहीं करने, एंड स्पेसिफिकली उस ऑर्डर में नहीं करने। इन दैट 2.5 hours यू हैव टू लुक फॉर दोज 60 to 70 क्वेश्चंस जो आप देखकर ही यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके उसको क्लियर कर सकते हो। 120 क्वेश्चंस उसमें टफ नहीं है, उसमें टफ है 30-40 क्वेश्चंस, बाकी इट्स डूएबल। तो यू हैव टू लुक आउट फॉर दोज क्वेश्चंस। एंड स्टार्टिंग में आपका थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है व्हेन वंस द एग्जाम स्टार्ट्स। सो स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस विच यू थिंक यार ये मैं सॉल्व कर लूंगा, तो आपका थोड़ा काम डाउन होगा, और देन यू कैन डू मोर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। एंड रेस्ट अभी 6 months बचे हैं अपना यथार्थ। तो एनी सजेशंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनानी है बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज, तो क्या होगी, कौन सी बुक, कौन सी वीडियोस या कुछ ऐसा? सर मैथ्स में तो मैंने जहाँ से, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स बिल्कुल। में सर मैंने जहाँ से करा, सबसे पहले ना जैसे ही आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, फॉर दोज हु आर न्यू बीज जो अपना पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं अप्रैल में। सो जैसे ही आपका मैथ्स का कोर्स निपट जाए ना, तो चैप्टर वाइज आपको आर एस अग्रवाल उठानी है। मैं मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि आर एस से आप क्वेश्चन नहीं आते, काफी ईजी है। या बट आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप आर एस से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आरएस से आप क्वेश्चन करिए, जो जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाइए, आपने जो टीचर्स जो भी मेंटोर्स हैं आपके। देन एक बार आपकी आरएस निपट जाए, उसके बाद आप अरिहंत की बुक उठा लीजिए। अरिहंत में काफी डिटेल में क्वेश्चंस हैं, एंड जो हमारे यहाँ फोर्स वाली बुक थी, उसमें से मैंने क्वेश्चंस करे थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। फिर उसके ओके। बाद सर पीवाईक्यूज लगाइए, एंड पीवाईक्यूज के लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करना चालू करिए। तो इस एल्गोरिदम में अगर हम चलेंगे तो सर इट्स गारंटीड कि आपकी प्रैक्टिस बराबर होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, वो भी मिलेंगे जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। तो क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए का पेपर वही करता है कि आपको जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी देगा। तो इस मेथड से आप उसको टैकल कर सकते अभी मैं कुछ RIMC वाले बच्चों से एक दिन बात कर रहा था, तो दे वर सेइंग कि RD शर्मा इज, मतलब आई वाज सरप्राइज कि RD शर्मा कहाँ से उनके रिसोर्सेज में, लेकिन व्हाट दे वर शेयरिंग इज कि RD शर्मा इज आल्सो सम गुड लेवल क्वेश्चंस, और जो बेसिक्स हैं काफ़ी अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। सो एस्पिरेंट्स यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। थोड़ा GET के रिसोर्सेज के बारे में बता, हैं। हाँ सर। बिकॉज तेरी GET अच्छी है, तो व्हाट ऑल व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, बिकॉज GAT के थ्रू ही आप मैक्सिमम नंबर लाकर अपनी मेरिट सेव कर सकते हो। सिक्योर कर सकते हैं। सो सर जीएटी में ना सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश होती है। तो सर इंग्लिश के लिए हमने क्या करा था कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन वीडियोस देखे थे कोर्स वाले चैनल पे। देन वो जो वीडियोस थे तो उनमें उनमें हम सिनोनिम एंटोनिम या होमोनिम्स डिस्कस करते थे, क्योंकि लास्ट पेपर में एक चीज वो भी अटकी थी कि होमोनिम्स उनने दे दिए थे, और होमोनिम्स मैंने तो पढ़े नहीं थे, तो दैट वाज अ सरप्राइज। तो इस बार कोई कसर छोड़नी नहीं थी, इंग्लिश प्रिपेयर करी। देन इंग्लिश में यहाँ ऑनलाइन वीडियोस देखे, जो शीट्स कोचिंग से मिलती गई वो शीट सॉल्व करते रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर सर टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन बना के रखा कि उनका क्या प्रिडिक्शन है कि पेपर कैसा आ सकता है कैसा नहीं आ सकता है। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे पास ना एक टेंथ से ही पढ़ी हुई थी, वो टेंथ में तो इतनी यूज हुई नहीं, रेन एंड मार्टिन की एक बुक थी, है ओह ना। ग्रेट। तो उसमें काफी ज्यादा मेरे को हेल्प हुआ। और फिर वोकैब के अगर नोट्स देखें तो फोर्स के यूज करे थे मैंने, एंड उनमें से ही बनाए। तो दिस वाज ऑल रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश। अगर हम फिर फर्दर सब्जेक्ट पे शिफ्ट हों, तो हिस्ट्री के लिए ना, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपने नोट्स। तो सर मैंने ना नोट्स काफी डिटेल में बनाए थे, क्योंकि हमारा हिस्ट्री अराउंड 5 महीने चला था अगर हम देखें। मान तो हम मतलब हमको एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाया था अक्षय सर ने, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि हमको चीजें सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपने एंड से कंप्लीट करवा दी, बट हमको याद भी करवाई थी सेम एट द स्पॉट। तो ग्रेट। हमको वो काफी ज्यादा फायदा हुआ था। एंड सर हिस्ट्री में रेगुलर मैराथन्स लगाई जब एग्जाम का टाइम पास आया, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाए उतना ज्यादा फायदा हुआ और क्वेश्चंस का आइडिया मिला। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। सर तो हिस्ट्री का जब हम रिवाइज करते हैं, तो आफ्टर ऑल दोज क्वेश्चंस जो हमने लगाए हैं, ऑल दोज वीडियोस जो हमने देखी हैं, तो एक लगता है कि एग्जाम से 5-6 दिन पहले की एक फाइनल रिवीजन दे देते हैं। तो सर उसके लिए मैंने ना पाथफाइंडर उठाई थी। पाथफाइंडर्स में प्रॉपर हेडिंग के साथ माइनर माइन्यूट डिटेल्स हैं, और एक बार आप उतनी डिटेल्स पढ़ लोगे तो वो पूरा जो सीन है, पूरा सिनेरियो है, वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो एज सुन एज वो क्लिक करेगा, वो पूरा रिवीजन के थ्रू आप पूरी हिस्ट्री आप मुश्किल से 2.5-3 घंटे में निपटा सकते हो। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल।
मुझे अभी एक जोक याद आया जो मतलब जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एक हमारा जूनियर था तो वो ऐसे ही हेयर स्टाइल लेकर आया था जो अभी प्रेजेंट तेरे पास है। तो उसका नाम जुल्फी पड़ गया था पूरे 3 साल नहीं नहीं, मैं कटवा लूंगा, मेरे को तो तू चाहिए नहीं। कटवा के जाना, वरना जुल्फी रख जाएगी, रख देंगे तेरा नाम। नहीं, मैं कटवा तो लूंगा सर। ग्रेट। यार थोड़ा एसएसबी प्रिपरेशन पे आते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी तो गया तो वहां पे क्या क्या सीखा, वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर, और उसके अलावा खुद से क्या क्या किया तूने घर पे, वो भी शेयर कर। सर सबसे पहले तो जब फोर्स एसएसबी के लिए आए, तो सबसे पहले कर्नल सर से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ, एंड ही वाज अ मेजर हेल्प। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करे एसएसबी के, कि कैसे वर्क करता है एसएसबी, आप रिकमेंड होते हो या नहीं होते हो तो वो किस बेसिस पे होता है। ओ एल क्यूज जो 15 सब लोग रट लेते हैं, उनका असली मतलब जाना हम लोगों ने। एंड जब उन वो पता चला तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ कि खुद को कैसे ग्रूम करना है एसएसबी के लिए। एंड जब हम आए तो सबसे पहले जो कोर्स था हमारा, इट वाज 15 डेज, देन हमने कैंप करा। तो जो कोर्स था उसमें सबसे अच्छी हमारी हेल्प हुई जब कर्नल सर या लखन सर हमारी पीपीडीटी लेते थे। तो जब वो पीपीडीटी लेते थे तो इट्स नॉट ओनली कि आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, बट ऑल्सो कि जब आपकी क्लास में और भी 7 8 10 12 लोग हैं, वो जब अपने आइडियाज शेयर करते हैं तो हमको एक पिक्चर के फिर 15 आइडियाज जब मिल जाते हैं, तो इससे हमारा पर्सपेक्टिव एक्सपांड होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मेरे को किसी भी एसएसबी एक बार प्रिपरेशन के टाइम पे। फिर से बोलना, पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता है के बाद बोलना। हाँ, इससे जब हमारा पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता है तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट नेसेसरी फैक्टर जो किसी भी एसएसबी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन के टाइम जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखोगे तो आपको फिर पॉजिटिव इमेज में भी नेगेटिव ही नजर आएगी, एंड दैट इज समथिंग विच शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ओके, व्हेन वाज योर एसएसबी एंड वेयर वाज इट? सर माई एसएसबी वॉज फ्रॉम 9th of July to 13th of July 2024 at 21 एसएसबी भोपाल। ओके, एंड एसएसबी कोचिंग कब लिया आपने? एसएसबी की कोचिंग ली थी सर अराउंड 25 मई, हाँ 25 मई से शुरू हो गया था। ओके, तो वो 1 महीने के गैप में खुद से क्या क्या किया? खुद सर उसमें ना खुद से हमने क्योंकि घर पे इतना पढ़ाई हो नहीं पाती थी। घर पे क्योंकि एसएसबी की अगर प्रेप करनी है तो आप लिमिटेड चीजें ही हैं जो आप अकेले प्रिपरेशन कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नीड अ ग्रुप, ताकि हम चीजें डिस्कस कर पाए। या ओआईआर है, चलो आप अकेले लगा लोगे, बट पीपीडीटी का नरेशन या डिस्कशन आप अकेले नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई हम लाइब्रेरी में आ जाते थे। लाइब्रेरी कोचिंग की जो है, तो वहां पे हम सारे जितने भी थे सब अपना लेके बैठे रहते थे, एंड वही अगेन एक इमेज के 15 आइडियाज हमको मिल जाते थे, तो काफी ज्यादा उससे हेल्प होती थी। देन सर आफ्टर दैट हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम रेगुलर रखते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते थे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, तो एडिटोरियल्स पे हम अपने ओपिनियन नोट डाउन कर लेते थे। सो उससे क्या होता था, हमारे पास चीजों को वही कि चीजों को कैसे परसीव करना है, चीजों को कैसे लेना है, या कैसे चीजों को, ओपिनियंस नोट डाउन कर लेते थे चीजों को। चीजों को कैसे परसीव करना है, कैसे क्या, कैसे हम अगर कुछ भी हो रहा है वेदर इट्स इन आवर नेशन और इट्स ग्लोबली, सो हमको कैसे इंडिया के क्या चैलेंजेस होंगे या इंडिया का क्या फायदा होगा, उस चीज पे हम लोगों ने काफी वर्क करा। देन सर जब ग्रुप डिस्कशन होता था तो ग्रुप डिस्कशन में काफी ज्यादा फिश मार्केट वाली स्थिति ना बने, इसलिए हम उसको भी ध्यान में रखते थे कि सबको बराबर मौका दिया जाए। हम कोई अगर एस्पिरेंट है जो इतना ज्यादा बोल नहीं रहा है तो हम उसको भी एंकरेज कर रहे हैं कि आप भी बोलो, या बी रेडी फॉर एनीथिंग। और हम हर चीज को लेके चले थे, हर पर्सपेक्टिव या हर सिनेरियो हमने दिमाग में रख रखा था कि एसएसबी में ऐसा भी हो सकता है। वंडरफुल। ये तो मैंने एक चीज कॉमन देखी है बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में कि अपना जो भी कोचिंग में जाते हो वहीं का ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और फिर लीडिंग अप टू द डेज ऑफ एसएसबी आप तैयारी करो। एक बार किसी बच्चे ने मेरे को भी ऐड कर दिया इस ग्रुप में, तो मैं देखता हूँ 2 साल हो गए उनकी कोचिंग को, लेकिन आज भी वो प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं वीकेंड्स पे जैसे। सो इट्स रियली वंडरफुल। यथार्थ थोड़ा इस पे आता है एसएसबी। जब तू गया फर्स्ट टाइम एसएसबी गया, और दैट टाइम मतलब यू हैव जस्ट पास 12, तो थोड़ा सा तेरे को नर्वसनेस भी होगी, आई एम श्योर। हाउ डिड यू डील विद दैट प्रेशर? सर सबसे पहले तो जब हम एसएसबी पहुंचे तो काफी, जब जहाँ पे मैं रुका था वहां पे एसएसबी के बच्चे थे जिनकी मेरे मेरे सेम डे ही रिपोर्टिंग थी, बट कोई भी उनमें से मेरी एज का मुझे नहीं दिख रहा था।
सो आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस कि सब लोग अगर बड़े बड़े हैं तो ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई रिपीटर्स होगा तो उनको ज़्यादा पता है कि क्या होता है कैसे होता है। सो वो चीज़ थी जो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ कर रही थी कि माइट बी अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट। बट देन जैसे ही मैं एसएसबी के गेट पे पहुंचा नेक्स्ट मॉर्निंग, सो काफ़ी बच्चे थे, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा नंबर्स में थे जो मैंने पहले देखे थे, जो मेरी एज के थे। ओके। तो सभी ने 12th अभी पास करी थी, तो सभी काफी अच्छे से बॉन्ड कर लिए थे फर्स्ट डे पे ही। एंड यही एक नर्वसनेस थी कि अगर कोई रिपीटर, फिर वो बाद में पता चल गया कि रिपीटर्स का इनफैक्ट चांस थोड़ा सा या गिर जाता है। हाँ। बिल्कुल ग्रेट। तो तुम लोग कितने रिपोर्ट किए वहां पे? हम लोग की सर 43 रिपोर्टिंग थी। 43? ओ बड़ी कम है यार, क्यों? ऐसा हाँ कोई वो, एग्जाम था आसपास? नहीं नहीं एग्जाम कोई नहीं था सर, थोड़ी सी हमने पहले वाली डेट्स ले रखी थी, मतलब 9th ऑफ जुलाई वॉज द थर्ड डेट, और लोग जनरली बाद वाली प्रेफर करते हैं। वाह, तो 43 में से स्क्रीन कितने हुए? 24 स्क्रीनिंग हुए थे, अच्छा खासा रेशियो था। ओके, हाँ, मोर देन हाफ तो है ही। और रिकमेंड कितने हुए फाइनली? 5, 24 में से 5। नॉट बैड। तो स्क्रीनिंग में स्टोरी क्या लिखी है आपने? सर स्क्रीनिंग में मेरे को है ना इमेज दिख रही थी, तो उसमें 3 लोग थे जो मुझे दिख रहे थे, एंड एक मशीन थी जो आगे की तरफ रखी हुई थी, एंड एक बंदा था जो पीछे काम कर रहा था। तो सर मैंने उसमें स्टोरी बनाई केमिस्ट्री लैब की, कि जो केमिस्ट्री लैब है उस पे लोग काम कर रहे हैं, एंड जो एक बंदा है उसको रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो जो हमारा जो मेन हीरो है वो उसकी हेल्प करता है कि उसके रिजल्ट्स अचीव हो जाए प्रैक्टिकल्स के दौरान। एंड उसके लिए वो एक बार उसके लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर करता है, एक बार खुद से कराता है, फिर उसको मौका देता है कि तू भी कर। देन वो जब परफॉर्म करता है तो उसके रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं, एंड देन जो फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं जो बोर्ड्स के, उसमें दोनों अच्छे से स्कोर करते हैं, एंड दे पास द एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स। ग्रेट। डू यू थिंक कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट in screening according to you? Like सर what? लक। I agree. सर क्योंकि काफी काफी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझसे बेटर स्टोरी बनाई थी, इनफैक्ट मेरी स्टोरी सबसे अलग थी पूरे ग्रुप में। सब लोगों Okay. ने, किसी ने वर्कशॉप, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टोर, इस पे बनाई थी। तो आई वाज लाइक कि यार मैंने अलग बना दी क्या। तो फिर तब काफी रिलीफ मिला था जब हुआ था, तो आई वाज डैम श्योर अबाउट दैट कि, और मैंने पहले भी जितने लोगों से बात करी थी, वेदर इट्स रिकमेंडेड या कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट, सबका ये कहना था कि स्क्रीनिंग देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा लक का खेल है, उसमें तुम्हारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो दैट इज बिल्कुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल, I also believe that. Even I remember एक AIR one था इंडी का, रूबिन सिंह, we recorded a video with him long time back. So he got screened out in his first attempt, and just after a month he got his second SSB. He not only cleared it but secured the highest marks. AIR one था वो. So screening में definitely यार luck plays a important role. So सर ऐसा please. ना हमारे साथ हुआ था ये वाले बोर्ड में भोपाल में ही, कि कुछ बच्चे थे जो मेरे साथ के थे, बट उनने एक एसएसबी पहले दे रखा था, या फिर मुझसे कुछ बड़े भी थे जिनने लास्ट ईयर 12th पास करी थी। तो मेजोरिटी ऑफ देम उनने पहले रिपोर्ट करा था बैंगलोर पे। तो बैंगलोर को उन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया था कि बैंगलोर से कोई स्क्रीन इन हो ही नहीं सकता। तो जितने स्क्रीन आउट थे पहले वाले के, तो उनको सबको, एक कोई भी, सेकंड, बैंगलोर से? बैंगलोर से कोई स्क्रीन इन हो ही नहीं सकता, उनका कहना ये था। क्योंकि जितने भी थे स्क्रीन आउट पहले वाले वो सब बैंगलोर से थे, तो आई वाज ओके। लाइक कि अच्छा हुआ बैंगलोर नहीं आया। Great. My father got recommended from Bangalore, and I got ग्रेट। recommended from Allahabad. Good, good, good feeling. um, इधर थोड़ा इस पे आते हैं रिगार्डिंग जो बिहाइंड द सीन्स होता है। हम्म। ये एसएसबी में मस्ती होती है, बैरेक्स में दोस्ती होती है, खाना पीना होता है, वो थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करें। हाँ सर, पहले तो ना हम जैसे टास्क हमारे हो जाते थे अराउंड 12:31 मैक्सिमम। तो हम लोग उसके बाद पूरा फ्री फ्री होते थे। तो सबसे पहले तो मेस में जाएंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद अगर खाना हम लोग, जैसे टास्क एक बार हो जाते थे और हमको पता चल रहा था कि आउट पास मिल रहा है, तो खाना नहीं खाते थे फिर। तो आउट पास लिया। आवाज चली गई। अभी खाना आ रही खा, है। हाँ अब आ रही है। खाना खाते थे फिर? खाना खाते थे, और जब अगर हमको पता चल रहा है कि आउट पास मिल जाएगा हमको, अगर हमने सुबह भर रखा है वो, तो हम फिर खाना नहीं खाते थे, तो फिर हम डायरेक्ट आउट पास लिया अपना, 2-2:30 बजे के आसपास निकल गए बाहर। और वहीं पे बोर्ड के ही पास में खाने की शॉप थी एक बढ़िया सी, तो वहां जाते थे, वहां पे जाके टेस्टी पूरा फुल पेट खाना खाया।
बिल पे करा और फिर वही वही वाले रोड पे टहल रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप जो था वो भोपाल घूमा नहीं है, ऐसे कि आउटपास पे लोग घूमने चले जाते हैं, तो हम घूमे नहीं थे। हमारा फुल फोकस खाने पे था कि खाना ढंग का खाएंगे, क्योंकि अंदर मजा नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Back in 2016, I also attended a SSB at Bhopal. Same board. I got conference out, but I remember वहाँ पे जो मेस था, मेस के ऊपर ही एक काइंड ऑफ ईटरी थी, छोटी सी शैक। भाई वहाँ पे इतनी स्वाद लस्सी मिलती थी ना, हमारे टाइम अमेजिंग। में तो कुछ भी नहीं था, हमारे टाइम तो मेस में हम तो जिस बेंच पे बैठते थे उसके ऊपर का पंखा खराब था सर। माय गॉड, नहीं यार मेरे टाइम तो खाना बढ़िया था एकदम, नो रिग्रेट्स। तो एंड जब रात में ना सब शाम जैसे ढलती थी तो एंटी रूम चले जाते थे या फिर वॉलीबॉल खेल लिया, तो उसमें काफी ज्यादा मजा आता था, पूरे भीग जाते थे पसीने में। एंड वहां पर रेगुलर बेसिस पे डेली सेम टाइम बारिश हो जाती है, तो वो जितनी गर्मी होती है वहां पे उतनी फिर उमस भी हो जाती है। तो रात में मच्छर अलग लग रहे हैं, गर्मी अलग लग रही है। एंड भाई मच्छर तो इतने गंदे थे भाई मेरे टाइम पे, भोपाल में वर्स्ट यार, इतना मच्छर इंसान। क्योंकि वो सर पूरा ग्रीन ही ग्रीन है ना, वो घास फूस इतनी है वहां पे, भाई पेड़ पौधे बहुत इतने। मच्छर थे यार मेरे टाइम पे तो। खैर हमको दिया था मॉस्किटो नेट, दिया था ओडोमॉस दिया था, या बट क्या ही फर्क पड़ा। सेम दिया तो था, मेरे को भी दिया था, लेकिन टू मच मच्छर यार। हाँ, बट ठीक है। तो एक को भी अ, नींद नहीं आती है वहां पे, तो सब बातें कर रहे हैं कि भाई अगर इधर हो गया तो फिर कॉलेज में लेना है कि नहीं लेना है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। तो ये डिस्कशन यही चल रहा है पूरी रात, अगली सुबह हमारा साइकोलॉजी हमको भी पता है, लेकिन नींद नहीं ले पा रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज कि आई थिंक दे आल्सो आर अवेयर, एंड कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछेंगे कि डिड द मॉस्किटोज ट्रबल यू, हाँ पूछा था। तो नो सर। अब क्या ही बोले उनको, क्या ही बिकॉज बोलोगे। कंप्लेन नहीं कर सकते फौज में तो, बट ठीक है यार, जो है वो है। और सर मूविंग ना फॉरवर्ड, सबसे हाँ एक बता बता। सबसे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज हुई ना, वो था कि हम लोगों में से किसी का पास भी अलार्म का कोई साधन नहीं था सुबह उठने के लिए। तो हम लोग इतनी डिपेंडेंसी है, एक दिन पहले मिले हम सब, और इतनी डिपेंडेंसी है कि जो उठ गया वो उठा देगा। तो ये चल रहा था पूरे 5 दिन। ग्रेट यार, ग्रेट। थोड़ा इस पे बता यार, रिगार्डिंग इंटरव्यू, हाउ वाज योर इंटरव्यू? बिकॉज सर मेरा तूने बताया इंटरव्यू पहले कि आर्मी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ भी तुझसे, क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो आई थिंक द इंटरव्यू ऑफिसर आल्सो माइट हैव रियलाइज्ड कि यार सिविलियन बैकग्राउंड का है, सो लेट्स टेक हिम फॉर व्हाट ही इज। तो वो थोड़ा बता ऑडियंस को। हाँ सर, ये भी हो सकता है कि सिविलियन बैकग्राउंड के कारण नहीं पूछा, लेकिन सर मेरे साथ ही एक था, मुझसे पहले चेस्ट नंबर था उसका, तो उसका ना ही वाज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो उससे भी कुछ ऐसा खास पूछा नहीं था आर्मी का, तो आई थिंक वो इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो तो सभी को ही पता होता है, शायद उसका पर्सपेक्टिव वो हो। एंड इंटरव्यू सर मेरा ना ज्यादा देर चला नहीं। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम के बाहर निकला तो आई काइंड ऑफ पैनिक, सबसे पहले मैं घुसा, तो एज सुन एज आई सैट, मतलब ढंग से मैं रिलैक्स भी नहीं हो पाया था, तो उसने पूछा यथार्थ, नाइस नेम, एंड व्हाट डज इट मीन। कोइंसिडेंशियली यही सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कॉन्फ्रेंस में भी था। सो तो वहां पे काफी ज्यादा मजा आया, एंड मैंने आवाज पूरा कट गई, एक्सप्लेन, सो वहां पे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, सो काफी क्या आ काफी गया? काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब नाम से लोग इंट्रीग हो रहे हैं, तो दैट इज वन एडवांटेज टू माई सेल्फ कि मैं उसको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। देन नाम से आगे बढ़े, देन उनने उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट चाइना में था, तो मेरे से पूछा उन्होंने कि चाइना ताइवान का क्या इशू है। अब जियोपॉलिटिक्स ऐसे तो काफी पड़ी थी, बट अब वही है ना, ये लक के ऊपर है, तो चाइना ताइवान मिस हो गया। तो जितना पता था उतना बता दिया कि ताइवान का ऐसे ऐसे इशू था, एंशियंट टाइम में ताइवान पार्ट था चाइना का, बट डिटेल्ड में नहीं पता था कि अभी सिचुएशन क्या है। तो मैं थोड़ा सा फंबल करा, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि इफ यू डोंट नो यू कैन टेल यू डोंट नो, देन वी कैन मूव अहेड। तो मैंने बोला यस सर, आई डोंट नो राइट नाउ बट आई विल लुक इनटू इट। गुड। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि चाइना और यूएस का इशू बताओ, तो वो क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। फिर उन्होंने इंडिया का स्टैंड पूछा बीच में, इंडिया को मीडिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसकी साइड लेनी चाहिए, इंडिया का क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो सब क्लियरली बताया था, क्योंकि यूएस को काफी डिटेलली स्टडी करके गया था मैं। तो ग्रेट। उसके उसके बाद जब ये हो गए, तो पर्सनल क्वेश्चंस पे आ गया वो थोड़ा सा, कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर इंदौर के पास महू है जो एक कैंटोनमेंट है, तो वहां कभी गए हो क्या। एंड मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो एसएसबी के अपने एक दिन पहले मैं महू पूरा अच्छे डिटेल घूम के आया था। ओके। इन्फेंट्री म्यूजियम है वहां पे, वो देखा, इन्फेंट्री मेमोरियल है वो देखा। एंड उनने पूछा भी कि महू में कोई 3 घूमने की जगह बताओ, तो वो बता दिया था।
Okay, great. I have been to Mhow multiple times. Great place. यार एक तूने अभी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बोला कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को इंस्टाग्राम डीएम पे कि सर जब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं। अब ये इतना मतलब अजीब क्वेश्चन भी है कि सबका रीजन अलग है, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वाज योर रीजन। सर मैं ना वही कि काफी पहले ना जैसे क्रिकेट बहुत खेला है, तो क्रिकेट जब खेला तो वही चाहती कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है नहीं, सबकी। इंटरव्यू में क्या बोला तूने? ये सेम स्टोरी बताई सर। ओके ओके ओके। उन्होंने बोला कि ओके दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा रिलीफ होगा, क्योंकि एक बार इंटरव्यूअर से स्माइल मिल गई तो थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है। ओके गुड। और फिर साइक टेस्ट कैसे गया? एसडी और जो ब्लैंक स्टोरी है वो प्री प्रिपेयर्ड थी या वहां पे जाके प्रिपेयर की? एसएसबी सर ब्लैंक स्टोरी मेरी प्री प्रिपेयर्ड थी। स्काउटिंग के ऊपर बनाई थी मैंने, स्काउटिंग का कैंप था ओह उसके लिए ग्रेट। बनाई थी, क्योंकि मैं स्काउट रह चुका हूँ तो इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। कैसे तो सैल्यूट करते हैं स्काउट वाले ऐसे? 3 उंगली। तीन उंगली? हाँ। माय फादर वाज अ स्काउट, तो उन्होंने बताया था मेरे को। अच्छा। तो ग्रेट। अच्छा, इस पे आते हैं कॉन्फ्रेंस के टाइम क्या हुआ था, तो वो थोड़ा शेयर करो ऑडियंस से। हाँ तो सर कॉन्फ्रेंस के टाइम सबसे पहले जैसे घुसा तो द थिंग वाज कि हमारे यहाँ ना ऐसा हो रहा था कि जिसने इंटरव्यू लिया है, तो 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, एंड वन वाज सिटिंग ऑन द राइट साइड, वन वाज ऑन द लेफ्ट साइड। तो जब जिसने इंटरव्यू लिया था ही वाज साइलेंट, एंड जिन्होंने नहीं लिया था वो बोल रहे थे। एंड जिन्होंने मतलब जिसका इंटरव्यू जिन्होंने मेरे वाले में जो बोल रहे थे वो उनने लिया था, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी बेसिकली। तो मैं जब सबसे पहले घुसा तो उनने वही पहला क्वेश्चन वही पूछा कि यथार्थ, इट्स अ नाइस नेम, हु गेव यू द नेम एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो मैंने बताया कि इट मीन्स द एब्सोल्यूट रियलिटी, द ट्रुथ। फिर उनने मेरे से नाम के सिनोनिम्स पूछे, तो मैंने 2 बताए, तो बोलते सिनोनिम्स। मैंने कहा दैट्स इट सर। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि और बता सकता था क्या, क्योंकि उस टाइम क्लिक नहीं कर रहे थे वो। तो जितने बताए उतने बता दिए, एंड देन ना उस टाइम ऑब्वियसली क्लीन शेव है, अभी तो दाढ़ी बढ़ा ली है। उस टाइम क्लीन आवाज शेव था कट तो गई, आवाज कट गई। फिर अभी आ से रही है। बोलो, हाँ अब आ रहे हैं। हाँ तो उस टाइम ना सर क्लीन शेव था। क्लीन शेव में अब सिर्फ मूछें रहती हैं, तो अब अभी तो दाढ़ी बढ़ा ली है, तो उन्होंने पूछा था कि वाई इज देयर अ ट्रेंड ऑफ क्लीन शेव अमंग टुडेज चिल्ड्रन, की अभी उन्होंने जितने पहले की भी कॉन्फ्रेंस ली तो उनने भी क्लीन शेव ही कर रखा है। तो ऐसा तुमको क्यों लगता है, जबकि बियर्ड अभी लोग बढ़ा रहे हैं, तो तुम लोगों ने क्लीन शेव क्यों करा है, एंड मस्टैश क्यों रख रखी है। तो मैंने उसमें बताया था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन शेव इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन एस्पेक्ट, एंड देन जो मस्टैश है उसका काफी रीजन ये भी है कि इट्स अ लीनिएज काइंड ऑफ थिंग, किसी के फादर रखते थे, किसी के ग्रैंडफादर रखते थे, सो इट्स अ लेगेसी ऑफ देयर्स। तो इसलिए काफी लोग रखते हैं। एंड फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रखते हो। तो मैंने कहा सर फॉर मी मेनी पीपल हैव कमेंटेड दैट आई समहाउ रिजेंबल भगत सिंह व्हेन आई कीप ओनली मस्टैश। क्योंकि मेरे को घर पे भी बोला था, एंड देन सर आए थे, सर को भी बताया था, तो सर ने भी सेम ही चीज बोली थी कि अरे भगत सिंह टाइप लग रहा है। तो फिर उनने वहां से क्वेश्चन उठा दिया कि टॉकिंग अबाउट भगत सिंह, डू यू टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ। तो हिस्ट्री तो अपनी थी तगड़ी जीएटी के कारण, तो पूरा बता दिया। ग्रेट यार। भगत सिंह जी तो यार लेजेंडरी। मेरे लेजेंड। मैं उनका पोस्टर भी लगाता हूँ अपने कमरे में, बिकॉज सो इज सच अ मोटिवेशनल पर्सन। ग्रेट। थोड़ा इस पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन विच probably आई वांट टू आस्क कि वो व्हाट वाज द रिकमेंडेशन मोमेंट जब तेरे घर वालों को बताया कि यार मैं रिकमेंड हो गया, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सर सबसे पहले तो जब रिकमेंड हुए ना, तो एक हमारे साथ था, उसका काफी ज्यादा श्योर था चेस्ट नंबर 8। तो बट वो हुआ नहीं रिकमेंड, तो उसके लिए काफी एट द मोमेंट बुरा लगा था हमको कि यार उसका होना चाहिए था, क्योंकि सबकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट में होगा चेस्ट नंबर 8, इफ यू आर वाचिंग। सर जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ना, कि हमको सेलिब्रेट करने का एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने चेस्ट नंबर अनाउंस करे, फिर वो सर चले गए थे। तो जो हमारे सीएचएम साहब थे वो आए, उन्होंने बोला कि भाग के जाओ अपने लगेज रूम से अपनी फाइल लेके आओ, जो डॉक्यूमेंट फाइल थी। तो सर मुझे नहीं लगता मैं अपनी लाइफ में कभी उतना तेज भागा हूंगा। तो इतनी तेज भागे हम, और फटाफट जाके लगेज रूम से फाइल लेके आए दौड़ के। अब जैसे ही वहां पे आए, हमको नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो लगेज रूम में जैसे ही पहुंचे तो वहां पे फोन भी था, क्योंकि फोन उन्होंने दे दिया था कि लगेज में अपने साथ डाल लो, क्योंकि पता नहीं कौन जाएगा क्या जाएगा। तो लगेज रूम में पहुंच के फाइल नहीं निकाल रहे हैं, सबसे पहले फोन कर रहे हैं घर पर कि मम्मी रिकमेंड हो गया।
फिर पापा को बताया तो पापा वाज लाइक कि बेहतरीन ही खुश और ग्रेट न्यूज। देन इतना टाइम था नहीं कि डिटेल रिएक्शन उनका ले पाऊँ, तो फटाफट फोन काटा, सर को मैसेज डाला कि सर रिकमेंड हो गया हूँ, दोस्तों को बताया। देन फिर वापस जैसे ही पहुंचे अपनी अपनी फाइल लेके, तो जैसे फाइल ली, फाइल उन्होंने उनको दी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एंड देन उन्होंने हमको पकड़ा है 50 फॉर्म। फिर वो जो फॉर्म हम भरने बैठे हैं, हम शाम तक फॉर्म ही भर रहे थे। तो ग्रेट। उसके चक्कर में थोड़ा सा जो हमारा जॉय था वो चला गया। बिल्कुल। एवरी टाइम इट्स सो कॉमन, डॉक्यूमेंटेशन इतनी इंटेंसिव होती है हाँ, कि और एंड जो हमारे एसएम साहब थे वहां पे, वो भी ही वाज लाइक कि भरो 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 भरो, जल्दी भरो, क्या कर रहे हो। ग्रेट यार, ग्रेट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल गेस्ट। बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके। सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर आपसे। हाँ, बता बता। सर आप क्योंकि एक्स एनडीए हो, तो मेरे को जानना था कि एनडीए में अलग अलग स्क्वाड्रंस के क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं या क्या क्या रिचुअल्स होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं। ओके। सो जितनी पुरानी स्क्वाडन है ना, उतने उनके अलग ट्रेडिशन है, ठीक है। ओवर द इयर्स, मेनी इयर्स, डेकेड्स, उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखे हैं। अब शुरू करने से पहले, हर स्क्वाडन अच्छी है, ठीक है। जो स्क्वाडन में तुम वो बेस्ट स्क्वाडन है। तो सही मेरे बात लिए तो इंडिया स्क्वाडन बेस्ट है, ठीक है। और है भी, मतलब वी डोंट हैव टू प्रूव इट। तो नॉनदलेस, तो हर स्क्वाडन के अलग ट्रेडिशन होते हैं। जैसे अल्फा स्क्वाडन में, जो ये मैं वो शेयर करूँ जो मुझे याद है इस समय, जैसे अल्फा स्क्वाडन में उनका क्रॉस कंट्री का बहुत ट्रेडिशन है कि यार क्रॉस कंट्री में अपैचेज हैव टू डू वेरी वेल। उन्होंने मैक्सिमम टाइम्स जीते उन्होंने। और एको स्क्वाडन आल्सो डज वेरी वेल इन क्रॉस कंट्री। फिर ये तो जैसे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ट्रेडिशंस एक अलग चीज है। जैसे इंडिया स्क्वाड में एकेडमिक्स और हॉकी का बहुत होता है। और ऐसे हर स्क्वाडन का अलग है। तो एक होता है जो थोड़े रिचुअल टाइप ट्रेडिशन होते हैं, जैसे ऑस्कर स्क्वाडन में, जब ऑस्कर जिस दिन होता है, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स जिस दिन बट रहे होते हैं हॉलीवुड में, उस दिन हम्म। मिड टर्म मूड होता है ऑस्कर स्क्वाडन में। वो क्या होता है। मिड टर्म मूड मतलब कि कोई सीनियर जूनियर नहीं, सब सब सेम, अरे वाह। ठीक है। तो तुम मतलब कोल्ड कॉफी पेस्ट्री आ गई तो जूनियर पार्टी भी चार्ज मार सकती है, वाह। ठीक है। तुम टीवी देख सकते हो जाकर, मतलब तुम सिस्टमर हो उस दिन के लिए, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड टर्मर, फोर्थ फिफ्थ टर्मर को कोई बोलता नहीं है उसके पास, और थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस होती हैं तो उनको मेच्योरिटी से रहना पड़ता है। बाकी बहुत बहुत बढ़िया होता है मिड टर्म मूड। तो उस दिन मिड टर्म मूड मिल जाता है जिस दिन अच्छा, ऑस्कर स्क्वाड का जो मैस्कॉट है वो ओलंपियन है। अच्छा। तो इसलिए जब ओलंपिक्स चल रहे होते हैं तो ऑस्कर स्क्वाड में मिड टर्म मूड, वाह, इनका बढ़िया है। ठीक है। बढ़िया क्या है मतलब, और 4 साल में ओलंपिक्स एक बार आए। हाँ ये भी है, मतलब ये तो सोचा ही नहीं, लेकिन स्टिल काफी लंबा इवेंट हो जाता है ना, 10 12 15 दिन। या तो इट्स या नाइस। या बट मिड टर्म मूड, ये जो बात है ना इसका ये है कि मिड टर्म मूड इज लाइक सेटिंग। वो जो मुर्गा मैरिनेट हो रहा होता है ना, वो भी मैरिनेशन हो रही होती है कि जैसे मिड टर्म मूड खत्म हो गया, ये सबको सॉर्ट आउट करना है। तो मिड टर्म मूड निकाल लेते हैं आने वाले दिनों में, फिर तो तुम्हें लगता है यार इससे अच्छा देते ही नहीं साला। एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर स्क्वाडन, आदत छूट जाती होगी ना। हाँ, गरम कर देते सीनियर्स की, यार ये लोगों का बहुत मस्ती हो गया, गरम कर दो सब कुछ, तो सब फायरवर्क्स। और ऐसे जैसे इंडिया स्कॉन में आओ तो हमारे बड़े सुंदर ट्रेडिशन है। पंजाबी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं हम, बिकॉज जब एनडीए बना था तो पंजाब, हर स्टेट ने 1 लाख रुपए दिए थे एक स्क्वाड्रन बिल्डिंग बनाने के लिए। तो पंजाब की, तो इसलिए हर स्क्वाड्रन के सामने एक स्टेट का नाम भी लिखा होगा। तो इंडिया स्क्वाड्रन के जो सामने पंजाब लिखा हुआ है, बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट ने तब 1 लाख रुपए दिए थे। तो उन उस ऑनर में पंजाबी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी, गुरपुरब, लोहड़ी। तो पूरे स्क्वाड्रन, पूरे सारे एनडीए के सारे कैडेट्स आ जाते हैं इंडिया स्क्वाड में लोहड़ी सेलिब्रेट करने, या गुरपुरब पूरा स्क्वाड्रन जाता है सेलिब्रेट करने। और वहीं पे मंदिर मस्जिद है तो आप वहाँ पे भी अपने रिस्पेक्ट्स पे करते हो, जैसे आर्मी में होता है। फिर इंडिया स्कॉन में एक ट्रेडिशन है मुदगल फ्लैंक का, कि एक डीसीसी दीपक मुदगल थे, तो ही गॉट हर्ट, ही हैड आई थिंक निमोनिया या ऐसा बोला जाता है, एंड
He was the cross country captain also, but he still ran with that fever, and he died just 100 meters short of the finishing line, आई एम just गेटिंग because गूज उनके बम्स। स्क्वाडन को नेगेटिव पॉइंट्स ना मिले। तो एंड ही वाज आल्सो द क्रॉस कंट्री कैप्टन, बिकॉज क्रॉस कंट्री कैप्टन सिक्स टमर तो बहुत प्रेशर होता है कि यार मुझे अपनी स्क्वाडन लीड करनी है। ठीक है, सो यू कांट से कि यार मैं नहीं भागने वाला, वरना फिर बाकी भी वो हो जाएंगे कि यार लीडर ही नहीं भाग रहा तो हम क्या भागे। बट स्टिल ही रैन, एंड उनके ऑनर में एक मुदगल फ्लैंक है, तो उस फ्लैंक में कोई ट्रेनिंग नहीं करता, मतलब उस फ्लैंक में कोई रगड़ा नहीं है। और मतलब वो ऐसा 30 ऐसा सेम साल हो गए, साइन 35 ईयर्स हो गए उस बात को, लेकिन अभी तक वो मेंटेन करके रखा वो ट्रेडिशन। ऐसा क्या बोल रहा ऐसा सेम साइंस ब्लॉक में भी है ना? था? साइंस साइंस ब्लॉक। ब्लॉक में है कि साइंस ब्लॉक का जो नाम है वो, जैसे आई थिंक कैप्टन मनोज पांडे सर के हाँ जी। ऊपर है। तो कैप्टन मनोज पांडे सर वाज अ मस्टैंग, माइक स्क्वाड्रन के। तो जो माइकी होते हैं वो वहां पे मतलब रगड़ा नहीं खाते कि यार। और ये हर स्क्वाड्रन की, जैसे आई एम एन इंजन इंडिया स्क्वाड्रन का हूँ, तो हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड है कर्नल एनजे नायर सर। हम्म। तो वो अशोक चक्र कीर्ति चक्र है, इज वेरी डेकोरेटेड। और उनके नाम पे वहाँ पे ऑडिटोरियम है, इंजीनियर हॉल है, सॉरी। सो इंजीनियर हॉल में कोई इंडिया स्कॉन का बंदा रगड़ा नहीं खाता। तो ऐसे ट्रेडिशंस हैं हमारे, एंड एंड सर दैट्स द काफी ब्यूटी ज्यादा ऑफ दैट प्लेस। काफी ज्यादा मिथ्स फ्लोट करते हैं, मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो काफी ज्यादा मिथ्स आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हंटर स्क्वाड्रन में गे हरकतें हो रही हैं या फिर इट्स समथिंग लाइक, तो मैंने तो ये काफी सुन रखा है, तो दैट वाज द नहीं रीजन आई आस्क्ड यू नहीं, दिस ये क्वेश्चन। सब मिथ्स हैं। हाँ इको वही। लीमा स्क्वाड्रन का भी आता है बहुत कि आदमी हूँ, वो गाते हैं वो आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होमोसेक्सुअलिटी नहीं होती है इंडिया में। इंडिया बहुत सॉर्टेड चीज है, सब साथ में नंगे नहाते हैं, एंड उसके वो एक कारण से, सो दैट जब आप कल को फील्ड में जाओ तो यू डोंट हैव दैट हेजिटेट। शेम कि यार अब मेरे बारे मेरे लोग क्या सोच रहे हैं। सबके पास सेम इक्विपमेंट है, तो सब अपना अपना इक्विपमेंट तरतीब से यूज करो, एंड जस्ट वो नॉर्मल सी लाने के लिए। सो बट ऐसा कुछ नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी एनडीए में बिल्कुल नहीं है, एंड नथिंग टू वरी। इज जस्ट कि वो एक लीमास में थोड़ा होता है कि वो चीगू लोगों को ऐसे थोड़ा सा मजाक कर दिया किसी ने, और वो एक गाना गाते हैं जब सेलिब्रेट करते हैं आदमी वो आदमी से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आई कैन गारंटी दैट। थैंक यू सर। ग्रेट, आई कैन गारंटी दैट बिकॉज आई स्टेड इन लीमा स्क्वाड्रन फॉर अ वीक, तो आई हैव सीन इट ऑल। तो सर ये भी होता है क्या कि किसी और स्क्वाड्रन का बंदा अगर दूसरे स्क्वाड्रन में चला गया तो किडनैप हो जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम जैसे काफी बार होता है लीमा स्क्वाड वालों को जाना है ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने, तो वो इंडिया स्क्वाड्रन के बटालियन एरिया या परेड ग्राउंड से जा रहे हैं, कोई सिक्स टमर है वहां पे या कोई फिफ्थ टमर है, तो उसको उठा लिया। उठा लिया, उसको अंदर ले गए उसको। फिर उसके फोर्थ टमर्स फिफ्थ टमर्स ढूंढ रहे हैं रात को, क्योंकि रिपोर्ट देनी होती है कि सारे के हम्म। कैडेट्स अपने केबिन में हैं। फिर जन सबको पता है तो वो मिल ही जाता है, और कभी कभी छोड़ देते हैं उसको, या कभी कभी अगर बटालियन अपॉइंटमेंट या एकेडमी अपॉइंटमेंट ने उसको बुलाया, तो फिर उसके फिफ्थ टमर्स आएंगे फोर्थ टमर्स आएंगे अपने अपनी सेटिस्फेक्शन उसकी पूरी करने। सो बढ़िया अच्छा जगह सर, है, फुल एंटरटेनमेंट है। और वो मेस आउट का भी सुना है मैंने, जैसे आप अगर खाना खाने जस्ट 21 हो अगर आप, तो आप बैठे अगर, तो और कोई सीनियर ने आके बोल दिया अगर फर्स्ट टर्मर्स मेस आउट, तो वैसे के वैसे उठ के चले जाओ। ये होता है कुछ कॉर्नर्स में, लेकिन इंडिया स्कॉन में ऐसा नहीं होता है। इंडिया स्कॉन में मतलब आप खाने के टेबल पे हो तो आप एससीसी सीएसएम से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आपको कुछ टेबल पे गंदी हरकत करवानी है उससे, जैसे पानी के साथ चावल खिलाने या खीर के साथ रोटी खिलानी है, ऐसा कुछ कुछ भी करना है आपको, सूप फोक से पिलाना है अगर, तो ये सब पूछने से पहले करवाने से पहले आपको पूछना पड़ता है कि बिकॉज
मतलब हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि यार खाने की टेबल पे मत परेशान करो बंदे को, सही खाने दो। बात है। ठीक है, उसका जो गिवन टाइम थोड़ा कम रहता है डेफिनेटली। जैसे ही डिनर खा लेते हैं तो सिक्स टमर्स ऐसे इशारा करते हैं, फोर्थ टमर्स ऐसे ही करते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड टमर्स गोली की तरह भागते हैं सब। ठीक है, कि जाना है और जल्दी से तैयार होके फॉरेन में पहुंचना है। तो वो होता है डेफिनेटली। तो पहले और 6 टमर्स खाते होंगे ना? यार ऐसा नहीं है, सारे फर्स्ट टू सारे जितने भी कैडेट्स होते हैं वो मेस जाते हैं और अपनी अपनी चेयर के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जो एकेडमी अपॉइंटमेंट होता है वो कमांड देता है, सब बैठते हैं, और फिर सब खाते हैं, और फिर एससीसी को जब ठीक लगता है, एससीसी नहीं मतलब सीनियर मोस्ट कैडेट जो होता है, जैसे वो बैठता है तो उसको देख के सब बैठ जाते हैं। और जो सीनियर मोस्ट कैडेट होता है जैसे ही वो इशारा करता है तो उसके इशारे से सब गोली हो जाते हैं। सो बहुत पावरफुल तो बहुत फील होता है यार, मतलब ये मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा कि जब आप आपके कैसे इशारे से 100 कैडेट भाग जाए, मतलब इट्स सही बात है। समथिंग डिफरेंट। बट उस वही है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोर देन पावर, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने जूनियर्स के लिए, उनकी इंजरी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने घर पे बात की है नहीं। इट्स मोर देन दैट, इट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, पीटी टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, राइडिंग टेस्ट, फायरिंग टेस्ट, सर्विसेज के सब्जेक्ट्स, उन सब में वो अपना परफॉर्म कर पा रहे हैं, सब पे अपना टेस्ट पास कर पा रहे हैं। उनको ग्रूम करना, उनको गाइड करना, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट, जो वो जूनियर हैज बीन थ्रू। So guiding them, motivating them, helping them, sometimes uh, sometimes नहीं, many times screwing them also, but also sometimes leaving them, कि यार ठीक है इसको छोड़ दो, भी थोड़ी देर हो गया इसका। और सर, तो आपने भी बोला घर पे बात करने के, तो ये भी मेरे को पूछना था कि कॉल्स मिलते हैं करने को, या मतलब कितने मिलते हैं? यार जूनियर टर्म्स में तेरे को थोड़ा कम टाइम मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कम मिलेगा। और हर स्क्वाड्रन में WLL फोन होते हैं, एक लैंडलाइन टाइप वायरलेस। तो उस वो उसको वो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने अपॉइंटमेंट से, एंड ही विल प्रोवाइड यू। काफी स्क्वाड में बाहर लगे होते हैं, सो यू कैन जस्ट कॉल व्हेन व्हेन यू हैव टाइम। बट टाइम कम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। फिर जनरली व्हाट आई यूज टू डू वीकेंड को, आई यूज टू गो टू माय सिस्टर स्क्वाड्रन, या आई यूज टू गो टू कैफेटेरिया, और वहां पे मैं थोड़ा बैठ के आराम से बात करता था। तो गोल ये मार्केट वगैरह में तो होता होगा ना? नहीं, गोल मार्केट में फोन की फैसिलिटी मेरे टाइम पे तो नहीं है। और अच्छा। अभी कैफेटेरिया में है। ओके। तो भीड़ तो लगती होगी तब भी वहां पे, क्योंकि सबको ही करना हाँ अल्टीमेटली। हाँ, भीड़ लगती है, भीड़ लगती है। सो थोड़ा सा है प्रोसेस, लेकिन अगर मतलब मिल हो बात हो जाएगी आपकी। और ऐसा भी हो जाता है यार, अगर आप की बहुत दिनों से ही बात नहीं हुई तो आपने सीनियर को बोलो कि सर मेरे घर वाले टेंशन लेंगे, तो एक बार मुझे उनसे बात करने दो। तो दे विल अरेंज अ फोन योर सीनियर्स, एंड वो हो जाता है। तो ओके। सीनियर्स आर देयर टू हेल्प, दे आर नॉट, जो एक मिथ है कि ऑलवेज टू सिर्फ, स्क्रू। हाँ उन स्क्रू के अलावा भी उनका काम है। सो दैट वे अकेडमी इज वेरी सॉर्टेड, उनको पता है कि क्या कैसे करना है। और वो सालों से ना उनके सारे वो SOP मतलब बन रखे हैं। जो एकेडमी में चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और वो तभी एक रीजन है कि इतनी मतलब ऐसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाइज हैं NDA के। सो बिकॉज वो जो आपको सिखाता है वो कोई एकेडमी नहीं सिखा सकती। दैट्स व्हाई ex-NDAs आर ऑलवेज डिफरेंट देन अदर्स। तो ट्रू। ऑल एंट्रीज आर गुड, बट ex-NDAs थोड़े से आपको अलग मिलेंगे। तो वो है। ऑन दैट नोट यथार्थ, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा है मुझे उससे बात करके। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट NDA, एंड आई होप यू गेट द बेस्ट स्क्वाड्रन, इंडिया स्क्वाड्रन। बट आई होप तेरे को कोई बिना इंजरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के तो एकेडमी से पास आउट हो जाए, एंड 3 साल बाद तेरी कमिश्निंग भी तेरे फादर साहब और माता जी आए। सो थैंक you so much, and wish you all the best. For guys watching this video, please check out Force Defense Academy. They're doing some wonderful work. Link details are in description. Thank you so much. Jai Hind.